हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर नवीन कुमार। नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत अहम एक टॉपिक है, विषय है, जिसमें काफ़ी कंसेप्ट्स बच्चों के परे होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, कैबिनेट क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, जिसको हम मंत्री परिषद, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऐसे ही स्टेट के अंदर होती है, जिसको हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, जिसको मंत्री परिषद बोलते हैं, COM। तो देखिए, इंडिया जो हमारा कंट्री है, उसके अंदर क्या है, पहली तो बात क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, उसके अंदर उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने डिवाइड करके दिखा रखा है यहाँ पे, प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वाइस प्रेसिडेंट होता है, PM होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और AGOI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं। ठीक, अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है प्रेसिडेंट। जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, मैंने हमारी जो वीडियो, आप उसमें जाइए, उसमें देखिए, प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर के बारे में काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, और काफ़ी कंसेप्ट है जो बच्चों के समझ में भी आए हैं, उनके रिस्पॉन्स भी अच्छे आए हैं। तो मैं यहाँ पे जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, उसके बारे में हम डिवीज़न करते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट दिया हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। देखिए, हम 1954 से पहले जो राज्यसभा थी, उसको द काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे। ठीक है, और जो लोकसभा थी, उसको द हाउस ऑफ पीपल बोलते थे। तो 1954 के बाद क्या हुआ, काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम रख दिया गया राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल का नाम रख दिया गया लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्लियामेंट के ये 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट जो मैंने अभी दिखाया है, राज्यसभा और लोकसभा। जैसा कि आपको पता है, राज्यसभा क्या होता है, अपर हाउस होता है, परमानेंट हाउस होता है, हाउस ऑफ एल्डर्स होता है, और जो लोकसभा होती है, हाउस ऑफ पीपल होता है, लोअर हाउस होता है, और ये परमानेंट हाउस नहीं होता है। जो लोकसभा आते हैं, उसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर का होता है, और जो राज्यसभा है, उसका टेन्योर क्या होता है, 6 ईयर का होता है। ठीक है, हम ज़्यादा राज्यसभा और लोकसभा का डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। हम आज करने जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो जिसको मंत्री परिषद बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके प्रोविज़न क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न क्या है, आर्टिकल 74। ठीक है, हम देखेंगे जो अनुच्छेद 74 है वो क्या बोलता है, और अनुच्छेद 75 क्या बोलता है, आर्टिकल 75 क्या बोलता है। देखिए, जो आर्टिकल 74 है, उसमें बताया गया है, देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द हेड विल बी द प्राइम मिनिस्टर। सेंटर के अंदर बात करें हम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और उसका जो हेड होगा वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है COM प्लस PM। अब देखिए, ये क्यों होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये होती है टू ऐड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। जब भी कोई भी या इमरजेंसी है, या कोई ऐसा विषय है जिस पे प्रेसिडेंट को जैसे कि ऑर्डिनेंस जारी करना है, लागू करना है, ठीक है, तब क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के बगैर प्रेसिडेंट जो है, कभी भी कोई फैसला नहीं ले सकता। ठीक है, अब बात आती है किसकी, आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75 बोलता है कि मिनिस्टर जो है वो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, किसके द्वारा किए जाएंगे, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट होगी। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे इसको ध्यान से समझना, ये क्या चीज़ें हैं। जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके अंदर क्या होंगे, इक्वल टू और लेस देन
15%, मतलब 15% जो है उसके बराबर हों, उससे ज़्यादा ना जाएं। ठीक है, आप मान के चलिए किसी भी मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके अंदर क्या है आपको पता है 543 लोकसभा की सीटें हैं। हम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते हैं वो लोकसभा के बेसिस पे देखते हैं, न कि राज्यसभा। राज्यसभा को हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं जब हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। तो इक्वल टू और लेस देन 15%, मतलब 15% तो आपकी होनी ही होनी है। ठीक है, और वो कितनी स्ट्रेंथ है, अब 545 का 15% निकाल लीजिए, कितना होगा, किसकी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। अब यहाँ पे दिया भी हुआ है कि लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो उसके अकॉर्डिंग उसका 15%, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। अब देखिए ये प्रोविज़न कब आया, ये प्रोविज़न जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये आया 15% वाला, ये आया 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2003 के अंदर आया था। ठीक है, जो संविधान का संशोधन किया गया 91st संविधान का संशोधन जो 2003 के अंदर आया था उसके द्वारा ये प्रोविज़न लाया गया। ठीक है, आर्टिकल 75 बात करता है मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन की। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो आर्टिकल 75 बात करता है, CR का मतलब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सामूहिक जिम्मेदारी क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उनकी सामूहिक जिम्मेदारी क्या होगी। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 77, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 77 बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो बिजनेस है, जो कैसे वो उसको कंडक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 में ये बोला गया, अनुच्छेद 78 में ये बोला गया कि जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है वो क्या क्या होंगी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88 के अंदर राइट ऑफ मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके राइट क्या क्या होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना। 74 क्या बोलता है, 75 क्या बोलता है, 77 क्या बोलता है, 78 और 88। ठीक है, अब देखिए जो अनु जो 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान का संशोधन किया गया था, उसके अंदर जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देंगे, किसको, प्रेसिडेंट को देंगे, वो क्या होगी, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंड होगी। वो जो एडवाइस होगी प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होगी, बाइंड होगी, और उसको क्या करना पड़ेगा, उस पर अपने सिग्नेचर या मतलब उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, जो ये एडवाइस है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा एडवाइस दी गई है, उसको क्या है, कोई भी कोर्ट उसको इंक्वायरी, उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं कर सकता। वो एडवाइस जो भी दी जाएगी वो प्रेसिडेंट को मान्य ही करनी होगी और उसको मानना ही पड़ेगा। ये 42nd और 44th अमेंडमेंट में एक्ट में बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रोविज़न क्या है ये देखते हैं हम यहाँ पे। इसके अंदर लिखा गया है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, देखिए ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस। अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर बनाना है किसी सरकार के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो क्या होगा, उसमें क्या है, अगर वो कोई भी पर्सन है, अगर वो ना तो लोकसभा का ना वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो वो कैसे बन पाएगा। ठीक है, ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन अपॉइंट ए मिनिस्टर। ठीक है ना, वो अपॉइंटमेंट की जा सकती है अगर वो ना तो राज्यसभा का मेंबर है ना वो लोकसभा का मेंबर है। ठीक है ना, क्यों, कैसे की जाएगी, उसको टाइम दिया जाएगा 6 मंथ का। 6 मंथ के अंदर मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, या तो वो राज्यसभा से नॉमिनेट होके आए या 6 मंथ के अंदर वो लोकसभा का इलेक्शन फाइट करे और इलेक्शन जीत के आए, तभी उसका जो मेंबरशिप है वो बनी रह सकती है, वरना वो खारिज हो जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद ए मिनिस्टर हैज़ द राइट टू स्पीक, उसको बोलने की फुल राइट्स हैं, एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग जो अदर हाउस आल्सो, जो दूसरा हाउस है, जैसे मान लीजिए एक मिनिस्टर लोकसभा से है, ठीक है, वो लोकसभा का मेंबर है, मतलब वो इलेक्ट होके गया, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है, लोगों के द्वारा वो इलेक्ट किया गया है। ठीक है, वो राज्यसभा की कोई भी संसदीय कार्रवाई है उसमें बैठ सकता है, उसको सुन सकता है, लेकिन बट ही और सी
कैन वोट ओनली इन द हाउस ऑफ विच ही इज ए मेंबर और शी इज ए मेंबर, मतलब वो उसी हाउस के अंदर वोट कर सकता है जिसका वो मेंबर है। मान लीजिए वो लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा में बैठ के वो सुन सकता है, उसकी कार्रवाई देख सकता है, ठीक है, उसका राइट बनता है। लेकिन राज्यसभा के अंदर कोई बिल है, वो उसकी कार्रवाई चल रही है, वहाँ पे जाकर वो वोटिंग प्रोसीजर चल रहा है बिल के ऊपर, तो वो बिल के ऊपर वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वो राज्यसभा का तो मेंबर है ही नहीं। वो किसका मेंबर है? वो सिर्फ और सिर्फ मान के मैंने जो बताया था वो लोकसभा का मेंबर है। तो लोकसभा के अंदर वो क्या कर सकता है? वो बोल भी सकता है, अगर वो लोकसभा का मेंबर है, वो जो संसदीय कार्रवाई है उसको वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है, और उसके ऊपर वोट भी कर सकता है अगर कोई बिल की कार्रवाई चल रही है। लेकिन राज्यसभा के अंदर क्योंकि वो राज्यसभा का तो मेंबर है नहीं, तो उसके अंदर सिर्फ वो सुन सकता है, उसकी कार्रवाई को देख सकता है, लेकिन वहाँ पे वोट नहीं कर सकता किसी भी बिल के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि जो अब देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने सर्कल कर रखा है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मैंने आपको बताया था कि 15% इक्वल टू 15% और 15% मतलब 15% या उससे कम नहीं होंगे क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री जो परिषद है वो 15% से कम नहीं होगी, 15% के बराबर होनी चाहिए। जब 545 अगर हमारी लोकसभा की सीट है तो उसका 15% करो, उसको उससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी लोकसभा के अंदर मंत्री बन सकते हैं, मतलब हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका जो अहम अंग होता है वो क्या होता है? मैंने जो मिड सर्कल है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि ये हेड होते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। उसके बाद आता है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, उसके बाद आता है डिप्टी मिनिस्टर। बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बड़े सर्कल का मीनिंग ये नहीं है कि इनका दायरा बड़ा होता है, ये नहीं है। ये मैंने इसलिए दिखा रखा है क्योंकि जो पीएम होता है वो उसका जो उसके साथ में कैबिनेट मिनिस्टर, उनका दायरा आपस में इतना नज़दीक होता है कि वो आपस में बहुत ईजिली से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई जल्दी से मीटिंग करनी है, इमरजेंसी आ गई देश के अंदर, वो पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर, ये ध्यान रखना, वो दोनों एकदम से इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा और बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनका थोड़ा सा गैप बन जाता है पीएम के साथ। फॉर डिप्टी मिनिस्टर, पीएम और डिप्टी मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा गैप होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गैप इन द सेंस ये नहीं है कि वो बात नहीं करते या कुछ नहीं, मतलब वो डिप्टी मिनिस्टर है वो रिपोर्ट करेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट किसको कांटेक्ट करेगा? वो कैबिनेट मिनिस्टर को। और लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर डायरेक्ट पीएम को कांटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? पीएम के ज़्यादा क्लोज कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर। तो सबसे इजी से कांटेक्ट और फास्टली अगर इमरजेंसी कोई आ गई तो इमीडिएटली एक्शन लेना है तो पीएम किसको बुलाएगा? कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाएगा, न कि डिप्टी मिनिस्टर को बुलाएगा, ठीक है। अब देखिए कैबिनेट होती क्या है, अब यहाँ पे दिखाया गया है कि कैबिनेट का फंक्शन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कैबिनेट की, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कोई भी डिसीजन लेना हो वो लेगी, कैबिनेट लेगी। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी, कोई भी पॉलिसी बनानी है वो चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है ना, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, कार्यपालक प्राधिकारी, ठीक है, वो हैं। एडवाइजरी बॉडी है टू द प्रेसिडेंट। अब मैंने बताया कैबिनेट, एक बात ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? इन सब से मिल के बनता है। पीएम बीच में होता है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर होता है। इन सभी को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सभी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर पीएम के बहुत नज़दीक होता है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेना है वो जल्दी से ले सकते हैं। एडवाइजरी बॉडी है प्रेसिडेंट की, कौन? कैबिनेट। एडवाइस इज बाइंडिंग, मैंने पहले बताया, जो भी एडवाइस देगी कैबिनेट किसको? प्रेसिडेंट को, वो अकॉर्डिंग टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 42nd एंड 44th है, जिसको संविधान का संशोधन 42वां और 44वां बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के ऊपर जो एड एंड एडवाइस है किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद के द्वारा, वो क्या है? बाइंडिंग है। ये चीज़ का ध्यान रखना। चीफ क्राइसिस मैनेजर है,
मतलब कोई क्राइसिस हो गया देश के अंदर, जैसे कोविड आया था, कोविड-19 आया था, उस टाइम पे सबसे नज़दीक में कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर से एकदम से फास्ट से किसको बुलाया होगा? कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाया होगा। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर मैसेज कन्वे करेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल्दी से किसको मैसेज कन्वे करेगा? डिप्टी मिनिस्टर को। मतलब दायरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट, जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं देश के अंदर, उनका किसका कंट्रोल होता है? कैबिनेट मिनिस्टर का, कैबिनेट का उनके ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक है, हायर अपॉइंटमेंट के ऊपर। उसके बाद आती है डील विद द फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये फॉरेन पॉलिसी के साथ क्या करते हैं? डीलिंग करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पे, देखिए एक सेकेंड, ये देखिए, डील विद द ऑल फॉरेन पॉलिसी, जितनी भी देश की हमारे विदेश के साथ कांटेक्ट हैं या उनकी पॉलिसीज़ हम किसी के साथ एमओयू कंडक्ट करना है, तो वो हम कौन करता है? कैबिनेट ही करती है। अब देखिए सीओएम क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने बताया था, कंफ्यूज मत होना, उसके अंदर पीएम भी आता है, उसके अंदर कैबिनेट भी आती है, उसके अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं, उसके अंदर डिप्टी मिनिस्टर भी आता है। देखिए वाइडर बॉडी होती है। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या होते हैं? 60 से 70 मिनिस्टर होते हैं, उन्हीं के अंदर से कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाएंगे, 60 से 70 से, उन्हीं से मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जाएंगे, उन्हीं से डिप्टी मिनिस्टर। ये क्या आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सीओएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एज सच नहीं मिलती, सारे इकट्ठे नहीं मिलते, ये मत मानना कि ये इकट्ठे मिलेंगे, नो, अलग अलग होता है। इट हैज़ नो कलेक्टिव फंक्शन, मतलब इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं होता। बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये दिखा रखा है यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है, ये देखिए डायग्राम में, इट इज़ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोअर हाउस का जो लोकसभा है उसके लिए क्या होती है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, आज का हमारा इतना ही था, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।